हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रामा पजामा। आज मैं आपके लिए जो मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसमें 6 अलग अलग स्टोरी साथ साथ दिखाई गई हैं जो डिफरेंट टाइम पीरियड से हैं पर फिर भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। मैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए सभी स्टोरीज को एक के बाद एक एक्सप्लेन करूंगी और सभी स्टोरीज के बीच की लिंक भी आपके साथ डिस्कस करूंगी। ये मूवी क्लाउड एटलस के नाम से 2012 में रिलीज की गई थी। स्टोरी शुरू होती है 1849 में, जहां हम एडम एवन को देखते हैं जो प्रोफेशन से एक वकील था और अपने ससुर के लिए काम किया करता था। उसके ससुर गुलामों के खरीद बेच का बिजनेस किया करते थे। एडम अपने ससुर के साथ काम जरूर करता था पर उसे इंसानों के खरीद बेच का बिजनेस सही नहीं लगता था, पर वो कभी भी इसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाता था। वो अपने ससुर के बिजनेस के लिए कैथम आइलैंड्स आया हुआ था, जहाँ वो एक गुलाम आटुआ को देखता है जिसे किसी बात की सजा दी जा रही थी। एडम बहुत ज्यादा गर्मी के कारण बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो डॉक्टर हेनरी गूस उसे बताते हैं कि वो पैरासिटिक वर्म की वजह से बीमार पड़ गया है। डॉक्टर गूस एडम का ख्याल रखते हुए उसका ट्रीटमेंट करने लगते हैं और कहते हैं कि सही ट्रीटमेंट के बिना वो मारा जाएगा। इन सब के बीच हम एडम के गले में एक चाबी देखते हैं और उसके छाती पे शूटिंग स्टार जैसा एक बर्थ मार्क भी दिखाई देता है। फ्रेंड्स, इस बर्थ मार्क को याद रखिएगा, पूरी मूवी में ये बर्थ मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। एडम अपना काम खत्म करके घर वापस जा रहा होता है कि उसके केबिन में उसे आटुआ मिलता है। आटुआ छुप के आइलैंड से भाग गया था और बोट के अंदर एडम के केबिन में छुपा हुआ था। वो एडम से इंसिस्ट करता है कि वो बोट के कैप्टन से बात करके उसे बोट पे एक नौकरी दिलवा दे। पहले एडम मना कर देता है पर फिर वो मान जाता है और आटुआ की हेल्प करता है, जिस वजह से आटुआ अब स्लेव नहीं रहता। आटुआ और एडम की अच्छी दोस्ती हो जाती है। बोट पे एडम की हालत दिन बर दिन खराब होती जा रही थी और ये सब डॉक्टर गूस की वजह से हो रहा था, क्योंकि वो एक बहुत ही लालची इंसान था और उसकी नजर एडम के सामान पे थी जिसमें वो अपने ससुर के स्लेव ट्रेडिंग का प्रॉफिट लेके जा रहा था। जब तक एडम को ये पता चलता है कि डॉक्टर गूस उसे दवाई के नाम पे जहर पिला रहे थे, तब तक बहुत देर हो जाती है। पर आटुआ वहाँ आके डॉक्टर गूस को मार डालता है और एडम की जान बचा लेता है। अगले कई दिनों तक वो एडम का ख्याल रखता है और जब तक वो लोग घर पहुँचते हैं तब तक एडम बिल्कुल ठीक हो गया होता है। एडम घर पहुँचने के बाद डिसाइड करता है कि अब वो अपने फादर इन लॉ के साथ काम नहीं करेगा और वो उनका साथ छोड़ देता है। उनका साथ छोड़ने के बाद एडम अपनी बीवी के साथ गुलामी को खत्म करने वाले मूवमेंट में ज्वाइन हो जाता है। एडम अपनी पूरी जर्नी के दौरान अपना एक्सपीरियंस, अपना एडवेंचर अपनी बीवी को एड्रेस करते हुए एक डायरी में लिखा करता था, जो बाद में चल के द पैसिफिक जर्नल नाम से पब्लिश होती है। दूसरी स्टोरी स्टार्ट होती है 1936 के लंदन में, जहां हम देखते हैं रॉबर्ट फ्रोबिशर और रूफस सेक्सस्मिथ को, जो कि एक इंटीमेट पोजीशन में थे। रॉबर्ट के बॉडी पे भी हम एक शूटिंग स्टार वाले बर्थ मार्क को देखते हैं, जैसा मार्क हमने एडम की बॉडी पर देखा था। तभी वहाँ रूफस के फादर के लोग आ जाते हैं और रॉबर्ट वहाँ से भाग जाता है। रॉबर्ट एक म्यूजिशियन था और वो एक बहुत बड़े कंपोजर विवियन एयर्स के साथ काम करना चाहता था, क्योंकि उसके साथ काम करने से रॉबर्ट को बहुत कुछ सीखने मिलता और विवियन को भी हेल्प हो जाती, क्योंकि वो बहुत बूढ़ा हो गया था और उसे असिस्टेंस की जरूरत थी। रॉबर्ट जाते जाते रूफस का वेस्ट कोट उसके प्यार की निशानी के तौर पे लेके जाता है। रॉबर्ट एक बहुत ही हैंडसम, स्मार्ट और रिसोर्सफुल बंदा था और ज्यादा एक्सपीरियंस ना होने के बाद भी वो काफी टैलेंटेड था, जिस वजह से विवियन उसे काम पे रख लेता है। रॉबर्ट दिन में विवियन को उसका मास्टरपीस कंपोज करने में हेल्प करता था और रात को वो खुद म्यूजिक बनाने में लगा रहता था। विवियन के घर में रॉबर्ट को एक पुरानी नॉवेल मिलती है, जिसके बारे में वो रूफस को लिखता है और बताता है कि उसे इस नॉवेल को पढ़ के बहुत इंस्पिरेशन मिल रहा था और वो इसके ऑथर के साथ एक अनजाना कनेक्शन फील कर रहा था। पर ये नॉवेल आधी फटी हुई थी और इसके बाकी का पार्ट उसे कहीं नहीं मिल रहा था। रॉबर्ट रोजाना रूफस को लेटर्स लिखा करता था और रूफस भी उसके लेटर्स को बड़े चाव से पढ़ता था। वो रूफस से विवियन के वाइफ के साथ अफेयर की बात भी करता है और अपने म्यूजिक के बारे में भी बताता है कि उसने ऑलमोस्ट कॉम्पोजिशन कंप्लीट कर लिया है। एक रात जब रॉबर्ट अपने कॉम्पोजिशन में काम कर रहा था, तब विवियन वहां आ जाता है और कहता है कि उसने अपने सपने में एक धुन सुनी है, पर जागने के बाद उसे वो याद नहीं आ रही। रॉबर्ट विवियन से कहता है कि वो कई रातों से एक कॉम्पोजिशन बना रहा था और शायद नींद में विवियन ने उसी धुन को सुन के सपना समझ लिया था। इस म्यूजिक पीस का नाम उसने द क्लाउड एटलस सेक्सटेट रखा था। विवियन रॉबर्ट से क्लाउड एटलस की क्रेडिट्स डिमांड करता है और ब्लैकमेल करता है कि अगर रॉबर्ट ने ये कॉम्पोजिशन उसे नहीं दिया तो वो सबको बता देगा कि रॉबर्ट होमोसेक्सुअल है और फिर उसे कहीं भी काम नहीं मिलेगा और उसका सेक्सटेट कभी रिलीज ही नहीं होगा। रॉबर्ट विवियन का घर छोड़ के जाने का डिसाइड करता है और जब वो जा रहा होता है तो विवियन सेक्सटेट के नोट्स उससे ले लेता है, जिसको वापस हासिल करने में रॉबर्ट विवियन को गोली मार देता है। फिर रॉबर्ट एक बहुत ही सस्ते से इन में रुक के सेक्सटेट को फिनिश करने में लग जाता है, पर वहाँ
वहाँ का ओनर बहुत ही लालची इंसान था जिसने रॉबर्ट को पहचान लिया था और पुलिस को बुलाने की धमकी देकर रॉबर्ट को एक्सप्लॉइट करने लगा था। रॉबर्ट के पास उसको देने के लिए पैसे नहीं थे, तो इस इनकीपर ने उसके पास से रॉबर्ट का वेस्ट कोट ले लिया। रॉबर्ट हर बात रूफस को लेटर्स में बताता रहता था। कुछ दिनों बाद रूफस रॉबर्ट से मिलने आता है, पर रॉबर्ट खुद को गोली मार के सुसाइड कर लेता है। द क्लाउड एटलस सेक्सटेट रिलीज होता है और उसमें एज कंपोजर रॉबर्ट फ्रोबिशर का ही नाम रहता है। थर्ड स्टोरी शुरू होती है 1973 सैन फ्रांसिस्को में, जहां हम लुइसा रे नाम की एक एम्बिशियस जर्नलिस्ट को देखते हैं जो एक बड़ी स्टोरी ढूंढ रही थी। वो एक बिल्डिंग के लिफ्ट में रूफस सेक्सस्मिथ से मिलती है जो अब एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट बन गया था। ये वही रूफस था जो पिछली कहानी में रॉबर्ट का बॉयफ्रेंड था। अचानक से लिफ्ट रुक जाती है और दोनों को कुछ वक्त वही बिताना पड़ जाता है, जहाँ रूफस को पता चलता है कि लुइसा एक जर्नलिस्ट है और उसके फादर भी एक रेप्यूटेड जर्नलिस्ट थे। रूफस को लुइसा के कंधे पर वही शूटिंग स्टार वाला बर्थमार्क दिखता है जो रॉबर्ट के बॉडी पे था। लिफ्ट चालू होने के बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, पर रूफस के पास एक सीक्रेट था जो वो लुइसा के साथ शेयर करना चाहता था ताकि वो उसे दुनिया के सामने ला सके और लोगों को सच्चाई का पता चल सके। वो रात को लुइसा को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है, पर जब लुइसा रूफस से मिलने के लिए पहुंचती है तो देखती है कि रूफस ने खुद को गोली मार ली थी। वहाँ लुइसा को कुछ लेटर्स भी मिलते हैं जिसे वो अपने पास रख लेती है। लेटर्स पढ़ के लुइसा को क्लाउड एटलस सेक्सटेट के बारे में पता चलता है। वो एक म्यूजिक स्टोर में जाके इस रिकॉर्डिंग के बारे में पूछती है और जब वो उसे सुनती है तो इस म्यूजिक के साथ उसे एक अजीब कनेक्शन फील होता है। उसने ये म्यूजिक पहले कभी नहीं सुना था, पर उसे ये बहुत जाना पहचाना लग रहा था। लुइसा एक स्टोरी कवर करने न्यूक्लियर प्लांट पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात साइंटिस्ट आइजैक से होती है जो रूफस के साथ काम किया करते थे। वो लुइसा को उसी रिपोर्ट की कॉपी दे देता है जो रूफस उसे देने वाला था। दरअसल न्यूक्लियर प्लांट का चीफ ऑयल कंपनीज के साथ मिलकर न्यूक्लियर प्लांट को फेल करवाने में लगा था ताकि ऑयल के डिमांड एंड प्राइस को न्यूक्लियर पावर के डेवलपमेंट से लॉस ना हो। पर इस बात की भनक न्यूक्लियर प्लांट के हेड को चल गई थी कि लोगों को उसके प्लान के बारे में पता चल गया है, तो उसने पहले रूफस को मरवा दिया और फिर साइंटिस्ट आइजैक की प्लेन क्रैश करवा दी गई। लुइसा को भी कार एक्सीडेंट करवा के मारने की कोशिश की गई जिसमें रिपोर्ट्स डिस्ट्रॉय हो गए। लुइसा किसी तरह बच जाती है और न्यूक्लियर पावर प्लांट के चीफ ऑफ सिक्योरिटी के साथ मिलके रिपोर्ट्स की दूसरी कॉपी हासिल करती है जो रूफस ने अपनी भांजी के पास छुपाया हुआ था। लुइसा उस रिपोर्ट के आधार पर न्यूज़पेपर पे आर्टिकल छपवाती है और न्यूक्लियर पावर प्लांट के चीफ का काला सच बाहर आ जाता है। लुइसा का एक पड़ोसी था जो लुइसा के काम और लाइफ से बहुत इंस्पायर रहता था। उसने लुइसा के लाइफ और उसके एक्सपीरियंस को लेकर एक मैनस्क्रिप्ट लिखा था जो उसने पब्लिश करवाने के लिए टिमोथी कैवेंडर नाम के पब्लिशर को देता है। ये साल 2012 लंदन की बात है, जहाँ टिमोथी एक अवार्ड फंक्शन में था और वहाँ डेर्मोट हॉकिंस नाम का एक ऑथर एक क्रिटिक का मर्डर कर देता है क्योंकि इस क्रिटिक ने उसके बुक के बारे में बहुत क्रिटिसाइज किया था और उसकी बुक की सेल ना के बराबर थी। पर इस मर्डर के बाद किताबें बहुत बिकी और टिमोथी ने उससे बहुत पैसा कमाया क्योंकि डर्मोट की बुक उसी के पब्लिकेशन में पब्लिश हुई थी। डर्मोट के भाई टिमोथी को धमकाते हैं और उसे इतने पैसों की डिमांड करते हैं जो वो उन्हें नहीं दे पाता। टिमोथी हेल्प के लिए अपने भाई के पास जाता है जो उसकी हेल्प करने के बहाने उसे एक ओल्ड एज नर्सिंग होम में भेज देता है, जहाँ अगर कोई बुजुर्ग पहुँच गया तो मरने के बाद ही निकल पाता था। टिमोथी को पहले लगा था कि ये कोई होटल है तो वो खुशी खुशी पेपर साइन कर देता है, पर जब उसे पता चलता है कि ये एक नर्सिंग होम है तो वो बहुत कोशिश करके भी वहाँ से निकल नहीं पाता। टिमोथी वहाँ रह रहे दूसरे रेसिडेंट जो वहाँ से निकलना चाहते थे उनके साथ मिलके वहाँ से भागता है और अपनी बहुत पुरानी गर्लफ्रेंड के पास चला जाता है जिसे वो कई सालों से नहीं मिला था क्योंकि उस लड़की के फादर को उनका रिश्ता मंजूर नहीं था और टिमोथी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस बात का कुछ करे। टिमोथी के फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि टिमोथी के बॉडी पर भी वैसा ही शूटिंग स्टार वाला बर्थ मार्क था जो हमने लुइसा, रॉबर्ट और एडम के बॉडी पे देखा था। टिमोथी अपने गर्लफ्रेंड के साथ रहते हुए अपने लाइफ पे एक बुक लिखता है जो आगे चल के एक मूवी बनती है। अब हमें साल 2144 दिखाया जाता है जहाँ नियोसोल साउथ कोरिया के एक रेस्टोरेंट में दिन की शुरुआत होती है वहाँ काम करने वाले ह्यूमन क्लोन्स के पूरे दिन के रूटीन के साथ। इस रेस्टोरेंट में ह्यूमन क्लोन्स वेट्रेस का काम किया करती थी और यहीं पे रहती भी थी। उनमें से किसी ने भी बाहर की दुनिया ना कभी देखी थी और ना ही बाहर की दुनिया के साथ उनका कोई कांटेक्ट था। उनके जीवन का सिर्फ एक ही मोटो था, कस्टमर्स की सेवा करना। कस्टमर उनके साथ कुछ भी करे उनको रिएक्ट नहीं करना था। एक्चुअली उन्हें पता ही नहीं था कि उन्हें कैसा फील होता है और रिएक्ट कैसे किया जाता है। उनके साथ कोई कुछ भी करे पर वो रोबोट्स की तरह काम करती रहती थी। उन्हें सिखाया गया था कि उन्हें प्योर ब्लड्स यानी इंसानों को सर्विस देना है और क्योंकि वो क्लोन्स या फैब्रिकेंट्स हैं तो उनकी कोई राइट्स नहीं थी। उन्हें सेक्स वर्कर्स की तरह भी यूज किया जाता था। वो स्लीपिंग बॉक्स में सोया करते थे। पूरी जिंदगी वो एक ही तरह के कपड़े पहना करते थे और पूरे दिन में सिर्फ एक बार उन्हें खाने में सूप दिया जाता था। ये सभी
फैब्रिकन्स बिना कोई सवाल पूछे इसी होप से काम करती रहती थी कि जब फ्यूचर में उनके एसेंट होने का टाइम आएगा तो उन्हें फ्री कर दिया जाएगा। यहाँ हम सॉनमी 451 नाम की एक फैब्रिकन को देखते हैं जिसकी अचानक एक रात नींद खुल जाती है। वो देखती है कि उसकी फ्रेंड यूना 939 का स्लीपिंग बॉक्स भी खाली था। सॉनमी बाहर जाके देखती है तो उसे यूना दिखती है। यूना सॉनमी को एक मूवी क्लिप दिखाती है जो कहीं से उसके हाथ लग गई थी। ये उसी मूवी का क्लिप था जो टिमोथी के बुक पे बनाई गई थी। सॉनमी के लाइफ में ये फर्स्ट टाइम था जब उसने ऐसे किसी चीज को देखा था। यूना ऐसी ऐसी बातें करने लगी थी जो सुन के सॉनमी को बहुत अजीब लग रहा था। एक दिन रेस्टोरेंट में एक कस्टमर यूना 939 के साथ मिसबिहेव करता है। वैसे तो यूना को रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, पर यूना पलट के उस कस्टमर को एक तमाचा लगा देती है जिस वजह से सबकी नजर वहाँ यूना पे आ जाती है। यूना डर जाती है और एक छोटी लड़की के हाथ से की छीन के वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर रेस्टोरेंट का मालिक उसे मार डालता है। सॉनमी को इस इंसिडेंट से बहुत झटका लगता है। अचानक फिर से एक रात सॉनमी का स्लीपिंग बॉक्स खुल जाता है और इस रात वो एक रेबल ग्रुप के कमांडर हेजो चैंग से मिलती है। हेजो सॉनमी को वहाँ से निकाल के ले जाता है और पहली बार सॉनमी बाहर की दुनिया देखती है। हेजो सॉनमी के गले में लगा बैंड निकलवा देता है और उस बैंड के निकलते ही हम सॉनमी के गले पे वही शूटिंग स्टार वाला बर्थ मार्क फिर से देखते हैं। हेजो सॉनमी को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता है जिसकी उसे बिल्कुल आदत नहीं थी। हेजो के साथ रह के सॉनमी को बाहर की दुनिया के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। वो लिटरेचर, हिस्ट्री और बहुत कुछ पढ़ती है जिससे उसे बहुत नॉलेज मिलती है। वहाँ वो टिमोथी के बुक पे बनी पूरी मूवी भी देखती है। वहाँ की पुलिस उन्हें ढूंढ लेती है और सॉनमी को बचाते हुए हेजो बिल्डिंग के ऊपर से नीचे गिर जाता है और सॉनमी पकड़ी जाती है। उसे जेल में ले जाया जाता है और वहाँ उसे बताया जाता है कि हेजो मर चुका था और उसे भी एग्जीक्यूशन के लिए ले जा रहे थे, पर हेजो जिंदा था और वहाँ आके सॉनमी को बचा लेता है। हेजो सॉनमी को रिबेलियन ग्रुप के लीडर के पास ले जाता है जो उसे अपनी जिंदगी की कहानी दुनिया के सामने लाने के लिए कहता है, पर सॉनमी मना कर देती है। सॉनमी कहती है कि वो सिर्फ एक क्लोन है और उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ऐसा कोई काम कर सके। फिर हेजो सॉनमी को एक ऐसी जगह पे लेके जाता है जहाँ फैब्रिकेंट्स को एसेंशन के लिए ले जाया जाता था। सॉनमी वहाँ हजारों फैब्रिकेंट्स को देखती है जिन्हें पता ही नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला था। फैब्रिकेंट्स को बताया जाता था कि एसेंट होने का मतलब फ्री होना या हेवन में जाना होता है, पर सच्चाई ये थी कि उन्हें एक रूम में ले जाके उन्हें मार डाला जाता था और फिर उनके बॉडी को प्रोसेस करके उन्हीं का खाना बनाया जाता था जिसे सूप कहते थे। ये सब देख के सॉनमी हिल जाती है और ये सब सच्चाई दुनिया के सामने लाने के लिए तैयार हो जाती है। वो एक पब्लिक ब्रॉडकास्ट करती है जो हर कंट्री में और हर नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट किया जाता है। सॉनमी के प्रोटेक्शन में हेजो मारा जाता है और सॉनमी के पकड़े जाने के बाद उसे भी मार दिया जाता है, पर अब तक पूरे दुनिया को फैब्रिकेंट्स के साथ होने वाले इनजस्टिस का पता चल जाता है। सॉनमी को पता था कि अगर वो पकड़ी गई तो वो मार दी जाएगी, पर फिर भी वो सच्चाई को सामने लाने के लिए खुद को खुशी खुशी सैक्रिफाइस कर देती है। हमारी लास्ट स्टोरी शुरू होती है ईयर 2321 में, जहाँ हम लोगों को आदिवासी जैसे रहते हुए देखते हैं। दुनिया के विनाश के बाद जो लोग बच गए थे वो बहुत ज्यादा पिछड़ गए थे और अब फिर से आदिवासियों जैसे रहने लगे थे। यहाँ हम जैकरी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो इतना डरपोक होता है कि जब उसके जीजा एडम के ऊपर दूसरे ट्राइब के लड़ाके हमला करते हैं तो लाख बुलाने के बाद भी वो छुप जाता है और इस अटैक में एडम के साथ उसका बेटा भी मारा जाता है। उसके आइलैंड पे एक दिन एक एडवांस सोसाइटी की मेंबर मेरोनमी मिलने आती है। दुनिया की तबाही के बाद ये लोग न्यूक्लियर पावर और बची हुई टेक्नोलॉजी का यूज करके एडवांस हो गए थे, पर अब किसी बीमारी की वजह से मरने लगे थे। ये लोग जानते थे कि इस आइलैंड पे एक ब्रॉडकास्ट स्टेशन है जिसका यूज करके वो स्पेस में बसे इंसानों को हेल्प के लिए कांटेक्ट करना चाहते थे, पर वो ब्रॉडकास्ट स्टेशन एक पहाड़ी पे था जहाँ जाने के लिए मेरोनमी को किसी लोकल की गाइड चाहिए थी। वो हेल्प के लिए जैकरी को बोलती है, पर वो मना कर देता है क्योंकि वो उस पहाड़ पे जाने से डरता था, क्योंकि वो आत्माओं का पहाड़ था। उस रात जैकरी को एक बुरा सपना आता है जिसमें उसे एडम, रॉबर्ट, लुइजा और टिमोथी के लाइफ के विजन्स आते हैं। वो अपने गाँव के पुजारी के पास जाके प्रेयर करने लगता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो सॉनमी 451 को पूछते थे। उनका प्रेयर भी सॉनमी के द्वारा बोले गए ब्रॉडकास्ट का हिस्सा था। एक दिन जैकरी की भांजी बीमार पड़ जाती है और मरने वाली होती है। तब जैकरी मेरोनमी के साथ एक डील करता है कि अगर मेरोनमी अपने एडवांस मेडिकल फैसिलिटी से उसकी भांजी की जान बचा ले तो वो उसे आत्माओं के पहाड़ पे ले जाएगा। जब जैकरी मेरोनमी को लेके ब्रॉडकास्ट स्टेशन पहुंचता है तो वहाँ उसे पता चलता है कि सॉनमी 451 कोई भगवान नहीं थी बल्कि एक फैब्रिकेंट थी, पर उसने अपनी लाइफ में ऐसा काम किया था जिसके वजह से उसे लोग भगवान मानने लगे थे। मेरोनमी स्पेस में फंसे इंसानों को मैसेज भेज देती है, पर जब वो वापस आ रहे थे तो वो देखते हैं कि जैकरी के गांव पे दूसरे ट्राइब वालों ने हमला कर दिया था और सभी लोगों को मार डाला था। जैकरी को सिर्फ उसकी
भतीजी जिंदा मिलती है जो छिपी हुई थी। वो नशे के हालत में वहाँ सो रहे दूसरे ट्राइब के आदमी को मार के अपने भतीजी को लेके वहाँ से भागता है, पर दुश्मन ट्राइब के लोग उसके पीछे लग जाते हैं। जैकरी उसी जगह पहुँच जाता है जहाँ एडम मारा गया था और वो छुपा हुआ था। वो खुद को एडम की जगह पाता है, पर पिछली बार वो जहाँ छुपा हुआ था वहाँ से मिरोनमी बाहर आती है और जैकरी को बचा लेती है। जब मिरोनमी पे हमला होता है तो जैकरी भी बहादुरी दिखाता हुआ उसे बचा लेता है। मिरोनमी ने जो सिग्नल भेजा था वो स्पेस में बसे लोगों तक पहुँच जाता है और हम बूढ़े जैकरी को देखते हैं किसी दूसरे प्लेनेट में बैठ के बच्चों को अर्थ की कहानियां सुनाते हुए। हमें जैकरी के सिर के पीछे भी फिर से शूटिंग स्टार वाला वही बर्थ मार्क दिखता है। दोस्तों, इन सभी स्टोरीज में हम एक ऐसी आत्मा को देखते हैं जो अपने हर जन्म में अलग रूप रंग में जन्म लेती है, पर हर बार वो कुछ ऐसा काम कर जाती है जिसकी वजह से दुनिया में उसकी छाप रह जाती है। ये आत्मा अपने पिछली लाइफ में किए गए कामों से अनजाने में ही इंस्पायर होती रहती है और हर लाइफ में उसे कोई ऐसा मिलता है जिसे वो सच्चा प्यार करती है और उस इंसान से उसे फुल सपोर्ट मिलता है। इसी के साथ हमारी स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है। Guys, please like, share and subscribe to the channel. Until next movie explanation, goodbye and take care.